हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम वैदिक काल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार में जो वरिष्ठ पुरुष हुआ करता था वह परिवार का मुखिया कहलाता था, और जिसे परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो कुल या गृह होते थे, कई कुल या गृहों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण किया जाता था, कई ग्राम को मिलाकर एक देश का निर्माण किया जाता था, कई देश को मिलाकर एक जन का निर्माण किया जाता था। और जो जन का प्रमुख होता था उसे राजा कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को ब्राह्मणी, देश के प्रमुख को विशपति और कुल या गृह के प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। इसके बाद जो वैदिक काल था, इसमें आरंभ में 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरुष और अन्य जन। लेकिन इसमें कोई कठोरता नहीं थी। इनका विभाजन, उनके व्यवसाय में कोई कठोरता नहीं थी, यानी कि जो व्यवसाय अपने आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे कोई भी व्यक्ति उसका चुनाव कर सकता था। इसमें आरंभ में कोई भी कठोरता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो लोग यज्ञ करने लगे वे ब्राह्मण कहलाए, जो लोग युद्ध करने लगे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए, और युद्ध में हारे लोगों को शूद्र कहा गया। और वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल जब था, ऋग्वैदिक काल, उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और ऋग्वैदिक काल में जैसे लोपा, घोषा, मुद्रा, सांची आदि महिलाएं हैं जिन्होंने विद्या प्राप्त की है। जब उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी स्थिति में कुछ धीरे धीरे गिरावट आने लगी और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अगर व्यवसाय की बात कर ले तो उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था वो वंशानुगत हो गया था, अर्थात पिता के व्यवसाय को ही पुत्र को ही करना पड़ता था। अर्थात जो व्यक्ति योग्य भी था वो भी उस व्यवसाय को नहीं कर सकता था जो उसकी योग्यता के आधार, जितनी उसकी योग्यता थी अपनी योग्यता पे आधारित वो व्यवसाय नहीं कर सकता था। अर्थात वो जो उसके पिता व्यवसाय कर रहे हैं वही व्यवसाय उसे भी करना होता था। इसके बाद है आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन की 4 अवस्थाएं में विभाजित कर दिया है। तो पहला है ब्रह्मचर्य व्यवस्था। तो ब्रह्मचर्य अवस्था जो थी, इस अवस्था में बालक को आश्रम में रहकर शिक्षा लेना पड़ता था। ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक को आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम, इस अवस्था में बालक परिवार के साथ रहकर जीवन व्यतीत करता था। इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। इस अवस्था में बालक वन में जाता था। इसके बाद संन्यास। इस अवस्था में ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी, वन में रहकर। शिक्षा प्रारंभ में ये विद्यार्थी जो थे वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे और उन्हें वेद, गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान एवं शिल्प इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी गुरु के माध्यम से। इसके बाद पशुपालन। आरंभ में पशुपालन करते थे। आर्य जो थे पशुपालक थे, वो स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही पशुपालन करते थे। और इसमें जो उनके पास सबसे ज्यादा जो पशु होते थे उनमें थी गाय और बैल। और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय या बैल हुआ करती थी वो उतना ही समृद्ध माना जाता था। और गाय को पवित्र पशु भी माना गया है। और गाय की जो चोरी करता था उसे दस्यु कहा जाता था। और गाय को अघन्या भी कहा गया है। इसके बाद खेती का महत्व। जनसंख्या वृद्धि के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे अब लोग। और गंगा, जमुना
यमुना के दोआब क्षेत्र में लोग बसने लगे। जंगल को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाया गया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल इत्यादि उगाते थे। शिल्प में ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प इत्यादि चीजों को वो बनाया करते थे। आर्य धातु को अयस्वी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को तांबे व कांसा का ही सिर्फ ज्ञान था, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ तो आर्यों को लोहे का भी ज्ञान हो चुका था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का भी ज्ञान था। ज्यामितीय आकृति से भी वे परिचित थे। अब इसके बाद ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया? वो ऋग्वैदिक काल में जो जीवन था वो गतिशील था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था आर्य जो थे वे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा रहते थे, क्योंकि उनका वो जगह क्या था ना, वो फिक्स नहीं था। उन्हें जहाँ पे भी उपजाऊ भूमि, पशु, खाने योग्य चीजें मिल जाया करती थी, वहीं वो बस जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ तो वे उन लोगों का स्थान स्थायी हो गया। इस तरह से उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में जीवन स्थायी नहीं था। राजा का पद जो था वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई। पशुपालन मुख्य व्यवसाय नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन यानी ऋग्वैदिक काल में पशुपालन करना एक मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। तो एक बार हम आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। वैदिककालीन समाज का आधार है परिवार। परिवार में जो वरिष्ठ पुरुष हुआ करते थे उन्हें मुखिया कहा जाता था, और मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। और इस तरह से जो यज्ञ करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य, और लास्ट में जो युद्ध में हारे हुए व्यक्ति होते थे उन्हें शूद्र कहा गया। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में कुछ महिलाएं जैसे लोपा, घोषा, मुद्रा, साची आदि ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी खुद के स्वयं के प्रयास से शिक्षा ग्रहण किया है। और आश्रम व्यवस्था जीवन को स्थायी बनाने के लिए 4 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। उसमें पहला है ब्रह्मचर्य अवस्था, जिसमें आश्रम में रह के ज्ञान प्राप्त किया जाता था। गृहस्थ आश्रम, जिसमें पारिवारिक जीवन में रहा जाता था। इसके बाद वानप्रस्थ, इसमें जंगल में जाया गया। इसके बाद संन्यास, फिर इसमें जाके ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षा के अंतर्गत वेद, गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान एवं शिल्प इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन जो था ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे पशुपालन किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल समाप्त होता गया उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन गया था। पशुपालन में गाय को पवित्र पशु माना गया है, और गाय को मारने वालों को उन्हें दस्यु कहा गया है, और गाय को अघन्या कहा गया है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय या बैल हुआ करती थी उन्हें उतना ही समृद्ध माना जाता था। खेती का महत्व, धीरे धीरे जो आर्य थे वे खेती करने लगे, वे कई तरह के अनाज उगाने लगे। शिल्प के अंतर्गत ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प इत्यादि चीजें का निर्माण होने लगा। धातु को अयस्वी कहा गया। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को तांबा और कांसा का ज्ञान था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ आर्यों को लोहे का भी ज्ञान हो चुका था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। ज्यामितीय आकृति से भी वे परिचित थे। इसके बाद ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया?
ऋग्वैदिक काल में जो जीवन था वो गतिशील था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत नहीं था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। इस तरह से वैदिक काल हम लोगों का समाप्त होता है। तो आज यही तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।